नीलम एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। नीलम की शादी हाल फिलहाल में ही एक जॉइंट फैमिली में संजय नाम के लड़के के साथ हुई थी, जहां वो अपने पति, सास, ससुर, ननद और देवर के साथ रहती है। नई नई शादी होने के बावजूद भी नीलम अपने ससुराल में सबसे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। एक दिन नीलम अपने ससुर आनंद के साथ बैठी होती है और उसका ससुर बोलता है, बेटा आज कितना आलस भरा दिन है, मैं तो बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ। हाँ पापा जी, आप सही बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है करने को। आजा हम दोनों साथ बैठकर लूडो खेलते हैं। पापा जी आप कितने अच्छे हैं, मेरी हर छोटी बड़ी बात का पूरा ख्याल रखते हैं। तू है ही इतनी प्यारी, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। जब तूने मुझे पिता मानने में समय नहीं लगाया तो मैं क्यों तुझे पराया समझूं? मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। अब क्या रुलाएगी तू? चला जा लूडो खेलेंगे दोनों बाप बेटी। नीलम और आनंद दोनों साथ में बैठकर लूडो खेलने लगते हैं। बहुत देर तक लूडो खेलते रहते हैं। दोनों का हंसी मजाक का शोर सुनकर नीलम की ननद सुर भी आती है और मुंह बनाते हुए कहती है, क्या है पापा जी, आज तक आप हमारे साथ तो इतने मजे से लूडो नहीं खेलते। भाभी पे बड़ा ही प्यार आ रहा है। दीदी आओ ना, आप भी खेलो हमारे साथ। नहीं नहीं, पापा जी को और आप दोनों के बीच में मैं क्या करूँगी, आप ही खेलो। बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रही है? अभी तो बस हम दोनों ही खेल रहे हैं, तू भी आ जाएगी तो मजा तो और भी बढ़ जाएगा ना। आप तो भूल ही गए हो हमें। भाभी क्या आई, बेटी पर आई हो गई आपकी तो। इतना बोलकर सुर भी वहाँ से चली जाती है और दोनों लूडो खेलने लगते हैं। बहुत देर तक ऐसे ही लूडो खेलते हैं और इसी तरह दोनों बहुत अच्छी तरह रहते थे। कई दिनों बाद नीलम आनंद के कंधे दबा रही होती है। तभी अचानक से नीलम की पड़ोसन रेखा आती है और वो इस तरह बहू को ससुर के साथ देखकर कहती है, हाय राम, कैसा जमाना आ गया है, अब ये सब भी देखना पड़ेगा। ऐसा क्या देख लिया काकी? हाँ, ये ठीक है जो कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे रेखा बहन ऐसा भी क्या कर दिया जो आप ऐसे बात कर रही हो, बताओ तो सही। रेखा बात कर ही रही होती है कि सामने से नीलम का पति संजय आकर कहता है, अरे वाह, आज तो घर में बहुत ही चहल पहल है। सही है बेटा, बहुत ही अच्छी बहू लाया है तू। पति और ससुर दोनों को ही खुश रखती है। नीलम है ही इतनी समझदार, पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है इसने। बेटा तू सच में बहुत भोला है। जरा बाहर से नजर हटा और अपने घर में भी थोड़ा ध्यान दे। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा बोल रही हो? हाँ बहन जी साफ साफ बोलो ना, इतनी देर से बातें ही घुमा रही हो आप तो। जब आप लोग मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो तो बता देती हूँ। संजय बेटा, तेरी पत्नी के लक्षण ठीक नहीं है। अभी जब मैं आई थी तो चिपक चिपक के अपने ससुर के कंधे दबा रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो आप? बिना किसी बात के मेरी बहू पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो आप? हाँ आंटी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप बिना ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो यही देखा था, तेरी बीवी तेरे पिता से चिपक चिपक के कंधे दबा रही थी और तेरे पिता भी बहुत मजे ले रहे थे। पहले जाओ, आप अपने घर पे ध्यान दो, मेरे घर के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। संजय सच में हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। रेखा आंटी को कोई गलतफहमी हुई है। बेटा तू सफाई क्यों दे रही है? संजय सब जानता है और वो ऐसे ही थोड़ी ना बाहर वालों की बात में आ जाएगा। इतना बोलकर रेखा चली जाती है, लेकिन संजय के मन में रेखा की बोली सारी बातें रह जाती है और वो सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद टेबल पर नीलम आनंद को खाना दे रही होती है और दूर से खड़े होकर संजय भी देख रहा होता है। संजय के पास सुर भी आकर कहती है, दूर से क्यों देख रहे हो भैया, जाओ पास जाकर देख लो भाभी और पापा जी के बदलते मिजाज को। ये क्या बोल रही है तू? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो नजर पड़ गई मेरी। चलो, आपकी नजर तो पड़ी क्योंकि भाभी की नजर तो पापा जी पर ही रहती है। आपको कुछ दिखाई भी देता है या नहीं? क्या देखना है मुझे और क्या बोल रही है? भैया बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाभी और पापा जी का चक्कर चल रहा है। तुझे भी रेखा आंटी की तरह गलतफहमी हो गई है, कुछ नहीं चल रहा है ऐसा वैसा। भाभी पूरे टाइम तो पापा जी के पास ही चिपकी रहती हैं। भाभी को पापा जी से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो नीलम का स्वभाव ही इतना अच्छा है और तुझे तो खुश होना चाहिए कि नीलम पापा का इतना ध्यान रख रही है। आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लोगों ने नहीं। लोगों को सब साफ दिखाई देता है। मैं तो बस माँ के आने तक ही चुप हूँ। माँ आ जाए हरिद्वार से, फिर तो मैं माँ को सब कुछ ही बता दूंगी।
इतना बोलकर सुरभि वहाँ से चली जाती है और संजय भी सुरभि की बातों का यकीन कर लेता है। वो अपनी माँ विनीता के आने का इंतजार करता है। कुछ दिनों बाद नीलम घर का काम कर रही होती है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चलता है कि नीलम माँ बनने वाली है। नीलम के माँ बनने से बस आनंद को ही खुशी थी, लेकिन सब विनीता के आने का इंतजार करते हैं। थोड़े दिन बाद विनीता घर आती है और विनीता को देखकर सब उसके पास जाते हैं और आनंद कहता है, अरे बधाई हो, तुम दादी बनने वाली हो, नीलम माँ बनने वाली है। तो इतनी अच्छी खबर ऐसे रूखे रूखे क्यों दे रहे हो? मिठाई लाओ ना। अरे एक नहीं, दो खुशखबरी की मिठाई खिलाओ ना माँ को। 2 खुशखबरी है ना। 2 खुशखबरी? और कौन सी खुशखबरी है? कहीं आपको लड़का तो नहीं पसंद आ गया ना? सुरभि को तो कोई पसंद नहीं आया, लेकिन घर में कुछ लोगों की पसंद बदल गई है। तुम सबने आपस में बात कर ली हो तो अब साफ सीधे मुझे बताओ क्या बात है? पापा और नीलम का चक्कर चल रहा है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने और सुरभि ने खुद देखा है। बेटा तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरे लिए नीलम और सुरभि एक ही बराबर हैं। मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। हाँ पापा जी आप ठीक ही बोल रहे हैं, ये नीलम भाभी ने ही फंसाया होगा आपको। माँ जी आप तो जानती हो ना, हम दोनों ऐसा कुछ करने की तो दूर ऐसी बात के बारे में सोचते तक नहीं है। और पापा जी के लिए मेरे मन में उतनी ही इज्जत है जितनी अपने खुद के बाप के लिए है। माँ आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, इसकी काली करतूत हम दोनों को तो क्या पूरे मोहल्ले को पता है। माँ मुझे तो यही लगता है कि ये बच्चा भी पापा जी का ही होगा। विनीता सुरभि को जोर से थप्पड़ लगाकर कहती है, जब तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो तुम लोगों की कैसे हिम्मत हुई मेरे पति और मेरे बहू पर ये गंदे और झूठे इल्जाम लगाने की? माँ आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो अपनी सहेली से पूछ लो। चुप हो जा तू, तुझे अपनी बीवी पर भरोसा तो हुआ नहीं। मुझे मेरी बहू ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। जिस दिन मैं हरिद्वार जा रही थी उस दिन इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने ही बहू को बोला था इनका थोड़ा ध्यान रखना। पहले क्यों नहीं बताया? मैं गलत इल्जाम लगाता रहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो नीलम। और पापा जी आप भी मुझे माफ कर दो। आपको बताने को मना किया था क्योंकि आप परेशान हो जाते, और दीदी को भी इसीलिए नहीं बताया। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और आप दोनों को गलत समझ रही थी, मुझसे गलती हो गई। कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, तुम लोगों का नजरिया ही गलत था। तुम दोनों नीलम और इनको एक बाप बेटी के नजर से देखते तो समझ में आता ना। दोनों को अपनी गलती समझ में आती है और दोनों माफी मांगते हैं, और जिसके बाद में सब मिलकर हंसी खुशी रहते हैं। सुमित और तान्या 2 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिलहाल दोनों अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हिल स्टेशन पर आए थे, जहां नजारा बेहद खूबसूरत था। दोनों अपने बैग्स लेकर एक चाय की टपरी पर जाते हैं और थककर वहीं अपने बैग जमीन पर रख देते हैं। और तान्या बोलती है, सुमित बेबी अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं चल सकती, और ठंड भी बहुत लग रही है। उन दोनों को आप यही रोक लेना जब वो आ जाए। हम जल्दी जल्दी चलकर बहुत आगे आ गए हैं, उन्हें पीछे ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ जान, उन्हें भी थोड़ी प्राइवेसी दे दो, उन्हें अपना रोमांस करने दो, हम यहाँ करेंगे। जानती हूँ लेकिन अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। यार आ जाएंगे, वो बच्चे थोड़ी हैं, जब तक हम गरम गरम चाय पी लेते हैं। सुमित चाय वाले से 2 कप चाय लेता है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी सुमित उसे गले लगाकर बोलता है, तान्या यू नो व्हाट, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। जब तुम मेरी बहुत केयर करती हो ना, तो कसम से ऐसा लगता है तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ वाली फीलिंग आने लगती है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ तान्या, आई रियली लव यू। तान्या कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। I love you too सुमित, मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इन गुजरे हुए 2 सालों में हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हाँ तान्या सच में, इस ट्रिप पर आकर हम अपने प्यार के पलों को और सजाएंगे। ये बोलकर सुमित उसे फोरहेड पर किस करता है, जिसके बाद तान्या भी उसे किस करती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके दोनों फ्रेंड्स साहिल और बरखा आते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं, अरे ओ तोता मैना, तुम्हारा रोमांस हो गया हो तो आगे चले, होटल भी पहुंचना है भाई। हाँ ठंड भी बढ़ती जा रही है। अरे तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे हम, अब चले। ये बोलकर दोनों अपना बैग उठाकर उन दोनों के साथ आगे पैदल पैदल चलने लगते हैं।
चारों मस्ती करते हुए चलते हैं। कभी सड़क पर बैठकर सेल्फियां लेते तो कभी अपनी अपनी जीएफ को पीठ पर बैठाकर आगे चलते। मस्ती करते हुए वो अपने होटल में चेक इन करते हैं। दोनों कपल्स अपने रूम में जाते हैं। तान्या रूम में आकर विंडो के पर्दे हटाती है और वहाँ से बर्फ और वादियों का नजारा देखकर एक्साइटेड होकर बोलती है, वाओ सुमित, कितना सुंदर व्यू है। इसे देखकर ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो सुना दो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां है मेरे हमनवा, आ गए हम कहाँ, मुझे तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। तान्या बहुत अच्छा गाना गाया तुमने। मुझे भी ये जगह, ये नजारा सब अच्छा लग रहा है। वो इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। हम बाहर कब जाएंगे मजे करने के लिए? और हम रात को बॉनफायर भी जलाएंगे। हाँ मेरी जान, सब कर लेना, पहले रेस्ट तो कर लो, तुम थक गई होंगी। तान्या उसकी बात मानकर रेस्ट करती है और सुमित कुछ खाने के लिए रिसेप्शन पर बोलने चला जाता है। कुछ देर बाद चारों बैठकर एक साथ लंच करते हैं। रात में बॉनफायर जलाकर दोनों अपनी जीएफ के साथ एक ही ब्लैंकेट में बैठे हुए थे और मजे कर रहे थे। 2-4 दिनों तक चारों हिल स्टेशन की ट्रिप को घूम घूम कर एंजॉय करते हैं। अगले दिन सब वापस लौटने वाले होते हैं। तान्या अपनी पैकिंग करती है और तभी सुमित बोलता है, तान्या यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, मैं जरा माँ को कॉल करके आता हूँ, टाइम लगेगा क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कैसी जगह है ये। ओके सुमित, बट मेक श्योर तुम जल्दी आओ कॉल करके। ये बोलकर सुमित नेटवर्क को फोन में चेक करते हुए जा ही रहा था कि एक रूम से उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो रुककर बोलता है, ये क्या, मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सच में आ रही है या ऐसे ही? प्लीज हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, समवन प्लीज हेल्प मी। अरे ये तो सच में आवाज आ रही है और कोई लड़की बहुत परेशान है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सुमित भागकर उस रूम के पास जाता है जहां दरवाजा अंदर से लॉक था और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुमित साथ वाले रूम की बालकनी से उस रूम की खिड़की में से कूदकर अंदर रूम में जाता है जहां वो देखता है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। सुमित उस लड़की को बचाने के लिए उस बदमाश को बहुत मारता है। साथ ही शोर और चीखने की आवाज सुनकर उस लड़की के पेरेंट्स साथ में तान्या और उसकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाती है। सब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही दरवाजा खुलता है और ना ही टूटता है। वही अंदर सुमित उसे बहुत मारता है और वो बदमाश खिड़की से कूद जाता है और सुमित बोलता है, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, मेरे साथ इतनी बदसलूकी जो की। ऐसा करिए, आप मेरी शर्ट पहन लीजिए। सुमित ये बोलकर उसे अपनी शर्ट देता है, जिसके बाद माया उसे पहन लेती है। सुमित जा ही रहा होता है कि तभी उसके पैर के नीचे बोतल आ जाती है और वो माया को लेकर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और सब देखते हैं और सबको कुछ और ही नजारा नजर आता है। ये देखकर तान्या बुरी तरह टूट जाती है और गुस्से में रोते हुए बोलती है, वाह सुमित, तो यहाँ तुम्हारे नेटवर्क आ रहे हैं। ऐसे जमीन पर एक दूसरे की बाहों में लेटकर तभी बार बार बोल रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। क्यों सुमित, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये प्यार। तान्या उसे खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। वहीं माया के पेरेंट्स उसे इस हाल में रोता देखकर सुमित पर बेहुदा इल्जाम लगाते हैं। माया अपनी माँ के गले लगकर रोती है। माया के पिता गुस्से में उस पर हाथ उठाते हैं कि तभी माया उसे रोककर बोलती है, नहीं पापा, इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मुझे बचाया है। जिसने मेरे साथ ये सब किया वो तो भाग गया, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं बच ही नहीं पाती। अरे मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी। अरे नरक में जाए वो इंसान, कीड़े पड़े उसे। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा? मेरी बेटी का क्या होगा विमला? कौन इसका हाथ थामेगा? अंकल अपने आप को संभालिए, वो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जाना होगा, आप सब उनका ख्याल रखना। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। भगवान के लिए रुक जाओ और मेरी बेटी का हाथ थाम लो, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा कोई और इससे शादी नहीं करेगा। इतने सारे लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी बेटी को देखा है।
मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ बेटा, मेरी बेटी का जीवन भर का साथी बन जाओ। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? एक तो तान्या मुझे गलत समझकर मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई है, ऊपर से इनकी बेटी की जान बचाई और ये मेरे मत्थे ही मर रहे हैं इसे। मुझे तान्या के पास जाना होगा पहले। अंकल अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, फिर मैं आपसे आकर बात करता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा। पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बोलो बेटा, दोगे ना वचन मुझे? बेटा वचन दोगे ना? माया के पिता बार बार उसे एक ही सवाल करते हैं, जिससे पीछा छुड़वाने के लिए या तान्या को समझाने के लिए वो जल्दबाजी में वचन दे देता है, जिसके बाद माया के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, शुक्रिया, तुमने हमारी बेटी का हाथ थामा। सुमित परेशानी में उन अंकल की कोई बात नहीं समझ पाता और तान्या को रोकने की धुन में उसके पीछे पीछे चला जाता है और तान्या को आवाज देता है, तान्या, तान्या रुको, एक मौका तो दो मुझे अपनी बात कहने का। प्लीज मुझे ऐसे अकेला करके गलतफहमी की वजह से छोड़कर मत जाओ। प्लीज तान्या, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच है, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ। तान्या तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। सुमित, मेरा हाथ छोड़ो। I said leave my hand, सुमित। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। अरे झूठी थी तुम्हारी वो सारी बातें, that you love me so much। क्या कहा था तुमने मुझे कि मुझे देखकर तुम्हें वाइफ वाली फीलिंग आती है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। अरे एक एक शब्द झूठा था तुम्हारा। और हाँ, कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें मुझे छोड़कर किसी और की बाहों में जाना पड़ा? तान्या ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने जाकर उसे बचाया। ऐसे बचाया था तुमने उसे? शर्ट उतार कर उसके ऊपर गिरकर ऐसे मदद करते हो तुम? और तुम उसकी You know what, सुमित, सारे लड़के एक ही मिट्टी के बने होते हैं, वो कभी किसी एक लड़की से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। नहीं नहीं तान्या, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तान्या, तान्या मैं नहीं जी पाऊंगा। सुमित उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तान्या उसे छोड़कर वहाँ से अकेली चली जाती है और सुमित के दोस्त उसे इस हाल में संभालने की कोशिश करते हैं। तभी माया के पेरेंट्स आते हैं और उससे बात करते हैं। इसी के साथ वो उसे वचन को पूरा करने की कहते हैं और ना चाहते हुए भी अपने एक टूटे दिल के साथ सुमित माया से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद एक कमरे में अकेले बैठे हुए सुमित रोकर बोलता है, इतना प्यार करने के बाद भी तान्या तुम मुझे नहीं मिली और हमारा सालों का प्यार एक छोटी सी गलतफहमी के चलते खत्म हो गया। क्या यही लिखा था मेरी किस्मत के पन्नों में कि मैं प्यार किसी और से करूंगा और शादी किसी और से? तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता रहूंगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सुमित अपनी जिंदगी के मुश्किल सफर में आ गया था, जो वक्त के साथ उसे एक नया सुमित बना देता है, जो सिर्फ माया का पति था। आखिरकार दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।